गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग संस्कृत परिचायिका भी समाप्त कर लिए हैं और आज हम जो आपको हिंदी काव्य पढ़ाया गया था उसका जीवन परिचय अभी आप लोगों को लिखवाने के लिए बचा हुआ था। ठीक, तो आज से हम जीवन परिचय शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जीवन परिचय पूछा कैसे जाएगा। ठीक, जैसे वहाँ पर अगर पूछा जाएगा, मैं भी सूरदास जी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। ठीक, हिंदी काव्य, ठीक है ना। इसमें मैं जीवन परिचय के बारे में बात कर रहा हूँ, जीवन परिचय। ठीक, तो एग्जाम्पल के रूप में हम सूरदास जी को ही समझ लेते हैं। ठीक, देखिए आपका जो पहला तरीका हो सकता है क्वेश्चन पूछने का, वो क्या हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि सूरदास जी का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी भाषा शैली भी लिखिए। ठीक, एक तरीका तो ये हो सकता है क्या कि सूरदास जी का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी भाषा शैली भी लिखिए। कहने का मतलब क्या है, फिर यहाँ पर हम रचनाओं के बारे में बात नहीं करेंगे। क्या करेंगे? केवल और केवल जीवन परिचय और उसके बाद भाषा शैली की बात करेंगे। ठीक, जीवन परिचय और उसके बाद हम भाषा शैली की बात करेंगे। ये बात समझ में आई? ठीक, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसको देखिएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ऐसे दे देगा, सूरदास जी का जीवन परिचय देते हुए ठीक, क्या करना है? सूरदास जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। एक तरीका तो ये हो सकता है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? ऐसे हो सकता है, सूरदास जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक, एक तरीका तो ये हो सकता है। ठीक, चौथा तरीका क्या हो सकता है? सूरदास जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक
रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका हो सकता है। ठीक, इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो सूरदास जी का जीवन परिचय आपको लिखना ही लिखना है। ध्यान देने की जो बात है, ध्यान देने की बात यहाँ है कि जो दूसरी पंक्ति जुड़ती है इसमें क्या पूछा गया है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि भाषा शैली भी लिखिए, तो बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में आया सीधा सीधा सूरदास जी का जीवन परिचय, फिर रचनाएं और उसके बाद भाषा शैली। ठीक, ऐसे ही तमाम चीज़ें लिखना शुरू कर देते हैं और बाद में बच्चे शिकायत करते हैं कि सर टाइम नहीं मिला। ठीक, कहते हैं टाइम नहीं मिला, जो कि आप ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, अपना टाइम वेस्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन जितना पूछा गया है हमें आंसर उतना ही देना है, जितना क्वेश्चन पूछा गया उतना ही आंसर देना है। अब आप अगर यहाँ रचनाएं लिखने जाएंगे तो 5-10 मिनट का टाइम आप अपना वेस्ट कर रहे हैं, जो कि उसका नंबर नहीं मिलने वाला है। ठीक, तो यहाँ क्या करना है, केवल और केवल सूरदास जी का जीवन परिचय और उसके बाद भाषा शैली, रचना के बारे में फिर सोचना ही नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद जो दूसरा तरीका है, यहाँ पर भी जीवन परिचय लिखना है, फिर उसके बाद रचनाओं का उल्लेख करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, रचनाओं का उल्लेख करना है। अब यहाँ पर भाषा शैली से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद सूरदास जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, जब काव्यगत विशेषताओं के बारे में कहा जाता है, ध्यान समझिएगा, ये समझने का विषय है, 4-5 बार यहाँ से भी एग्जाम में आया है काव्यगत विशेषताएं। तो जब आपसे काव्यगत विशेषताओं के बारे में कहा जाता है तो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आपका आता है भाषा शैली, भाषा शैली आता है, और क्या आता है, ठीक ऐसे नहीं, इसमें 2 चीजें आती हैं, ऐसे करते हैं, कला पक्ष और भाव पक्ष। ठीक, ये आता है किसमें, काव्यगत विशेषताओं में। काव्यगत विशेषताओं में क्या आता है, कला पक्ष और भाव पक्ष। अब कला पक्ष क्या है उसको जानिए। कला पक्ष की जब बात आती है तो इसमें आप भाषा शैली, अलंकार, रस, छंद, इन सब चीजों के बारे में लिखेंगे कला पक्ष में। और भाव पक्ष में क्या होता है, उनकी संपूर्ण रचनाओं का जो मूल भाव है, ठीक क्या उद्देश्य है, ठीक कौन सा भाव छिपा है, उसके बारे में यहाँ पर लिखना होता है। बात समझ में आ रही है। तो जब काव्यगत विशेषताओं की बात आएगी तो वहाँ पर क्या करना है, हमें ये ध्यान देना है क्या क्या, भाषा शैली, रस, छंद, अलंकार, जो भी चीजें हैं उसको लिखेंगे कला पक्ष के अंतर्गत। और भाव पक्ष के अंतर्गत क्या आएगा, भाव पक्ष के अंतर्गत आएगा जो उनकी पूरी रचनाओं का क्या है, भाव है, जो मूल भाव है उसके बारे में यहाँ पर हमें लिखना है। तो यहाँ पर हमें रचनाओं से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, चौथा तरीका क्या है, सूरदास जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पर हमें सारी की सारी रचनाएं नहीं लिखना है, केवल और केवल एक रचना लिखनी है, केवल और केवल एक रचना लिखनी है। और वो भी ऐसी रचना लिखना चाहिए जो क्या हो, काफ़ी प्रसिद्ध हो, काफ़ी सुनी गई हो, ठीक, जो हमेशा लोगों के दिमाग में चलती हो। अब ऐसी कोई रचना ना लिख दीजिए कि जिसके बारे में कभी कभार चर्चा हो जाती है। जैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं, जब तुलसीदास जी की रचना आ जाती है लिखने के लिए तो वो रामचरितमानस को छोड़कर कोई और रचना लिख देते हैं। ठीक, नंबर तो मिलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो मूल रचना है जिसके कारण वो कवि या लेखक जाना जाता है, उसकी वो रचना लिखना अति आवश्यक होता है। ठीक, तो यहाँ पर केवल और केवल एक रचना का उल्लेख करना है। अब बात आपको समझ में आ गई होगी, अब बात समझ में आई। चलिए
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब इसको इरेज कर दें, इसको इरेज कर दें। देखिए, जब आपको जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा तो लिखना कैसे है उसको जानिए। जब जीवन परिचय आएगा तो उसको लिखना कैसे है उसके बारे में जानिए। ठीक, देखिए सबसे पहले यहां हेडिंग डालेंगे, सूरदास जी का जीवन परिचय। बात समझ में आई? सूरदास जी का जीवन परिचय, ये आपकी क्या हो जाएगी, एक हेडिंग बन जाएगी। ठीक, अब ये लाइन क्या करना है, चेंज कर देना है, ये पेज के बिल्कुल बीचों बीच में रहेगा। ठीक, अब उसके बाद हमें नीचे से लिखना है, क्या लिखना है, चलिए मैं एक बार पढ़ रहा हूं और आपको क्या होगा कि पेज में लिखा हुआ, मेरी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ आपको जीवन परिचय मिल जाएगा। आप चाहेंगे तो उसको स्क्रीनशॉट करके या वीडियो चलता हुआ या आप क्या करें, या वीडियो रोककर आप अपनी नोट्स तैयार करेंगे। ठीक, जो मैं यहाँ पर जीवन परिचय पेस्ट करूँगा उसे आपको, ठीक, उसे आपको क्या करना है, उसे आपको कॉपी तो करना ही करना है, केवल उसी के भरोसे नहीं रहना है। कहने का मतलब ये है कि आप उसको अपनी हैंड राइटिंग में जरूर लिखेंगे। ठीक, ताकि इससे क्या होगा, आपको याद भी रहे। ठीक, तो क्या है, जब सूरदास जी का जीवन परिचय लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, लिखना ऐसे है कि सगुण भक्ति शाखा, ठीक, सगुण भक्ति शाखा एवं अष्ट छाप के प्रमुख कवि एवं अष्ट छाप के प्रमुख कवि सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क, ठीक, आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता, क्या है, रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी को हुआ था। ठीक, फिर आगे, सूरदास जी सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। सूरदास जी सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, ठीक, सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। एक दिन वल्लभाचार्य को इन्होंने स्वरचित, मतलब खुद की रचित, ठीक, स्वरचित पद सुनाया, जिससे प्रसन्न होकर वल्लभाचार्य ने इन्हें कृष्ण की लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। मतलब क्या हुआ कि सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी को अपना गुरु मान लिया। ठीक, तो ये क्या हुए, वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और सूरदास जी वहीं गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन भजन करने लगे। इनकी मृत्यु, मतलब सूरदास जी की मृत्यु गोवर्धन पर्वत के पास ही क्या था, पारसौली एक गांव का नाम है। ठीक, तो इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में सन 1583 ईस्वी के आसपास हुई। मतलब डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन हर जगह क्या होता है 1583 ही मिलता है, तो आप लगा सकते हैं कि 1583 लगभग सन 1583 में हुई या 1583 के आसपास हुई। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, आपका सूरदास जी का जीवन परिचय हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद बात आती है किसकी, रचनाओं की। किसकी बात आती है, रचनाओं की।
तो रचनाएं में क्या लिखेंगे? रचनाएं में लिखेंगे कि सूरदास के पदों का संकलन, सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर में है, या ऐसे लिख सकते हैं कि सूरदास जी के पदों का संकलन सूरसागर है। ठीक, और सूरसारावली तथा साहित्य लहरी, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी इनकी अन्य रचनाएं हैं। ठीक, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी इनकी अन्य रचनाएं हैं। सूरसागर में 1.25 लाख पद होने की संभावना है। सूरसागर में 1.25 लाख पद होने की संभावना है, किंतु अभी तक 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। किंतु अभी तक क्या है कि 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। ठीक, ये कब लिखना है? जब आपको रचनाएं लिखने के लिए भी दे दिया जाए, जब आपको रचनाएं लिखने की भी ऐसे दिया जाए कि सूरदास जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए, तब आप इस तरीके से रचनाएं लिखेंगे। और जब केवल एक रचना की बात करेगा तो वहां पर केवल और केवल आप सूरसागर, साहित्य लहरी या सूरसारावली कोई एक रचना ही लिखेंगे। ठीक, ये हो गई रचनाओं की बात। अब क्या है? अब आती है बात भाषा शैली की। किसकी बात आती है? भाषा शैली की। तो भाषा शैली कैसे लिखेंगे? लिखना है कि सूरदास जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है, शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। सूरदास जी की भाषा में सरलता, माधुर्यता और मार्मिकता है। सूरदास जी की भाषा में सरलता, माधुर्यता और मार्मिकता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में हास्य, करुण, वात्सल्य और श्रृंगार रस के साथ साथ शांत रस का भी प्रयोग किया है। ठीक, इसके अतिरिक्त इन्होंने अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग भी किया है, आदि अलंकारों का प्रयोग भी किया है। ठीक, अब शैली की बात है तो लिखेंगे आगे कि सूरदास जी की शैली गीत काव्य शैली है। ठीक, सूरदास जी की शैली गीत काव्य शैली है, जिसके 3 रूप हैं। जिसके 3 रूप हैं, क्या क्या है? विनय तथा भक्ति संबंधी पदों में सरल शैली। ठीक, क्या है? विनय तथा भक्ति संबंधी पदों में सरल शैली। बाल लीला, दूसरा नंबर है कि बाल लीला तथा गोपी वर्णन, गोपी संबंधी पदों में मधुर शैली। मतलब बाल लीला तथा गोपी वर्णन संबंधी पदों में मधुर शैली तथा दृष्ट संबंधी पदों में दुरूह शैली का प्रयोग किया है। ठीक, तो ये इनकी शैली की बात हो गई। अब बात आती है भाव पक्ष की। ठीक, मतलब काव्यगत विशेषताएं जब आएगा तो आप भाषा शैली के साथ साथ तो क्या करेंगे? कला पक्ष भी लिखेंगे। क्या करेंगे? कला पक्ष का भी प्रयोग करेंगे। ठीक, तो कला पक्ष में क्या है उसको लिखेंगे। क्या है कि सूरदास जी के पदों में भक्ति भावना, जो भक्ति भावना है वो क्या है? सखा कोटि की है। सखा मतलब मित्र के जैसे। ठीक, क्या है? सूरदास जी के पदों में भक्ति भावना सखा कोटि की है, जिसके चित्रण में कृष्ण की बाल लीलाओं को बड़ी सजीवता प्रदान की गई है। ठीक, जिसके चित्रण में कृष्ण की बाल लीलाओं को बड़ी सजीवता प्रदान की गई है। श्री कृष्ण और गोपियों के परस्पर प्रेम का चित्रण। ठीक, श्री कृष्ण और गोपियों के परस्पर प्रेम का चित्रण
कांता भक्ति के अंतर्गत किया है। ठीक, कांता भक्ति, ये भक्ति का एक प्रकार है कांता। ठीक, कांता भक्ति के अंतर्गत किया है। इसमें श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों रूपों का वर्णन किया गया है। ठीक, इसमें क्या है, इसमें श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों रूपों का वर्णन किया गया है। सूरदास जी ने राधा और कृष्ण, सूरदास जी ने राधा और कृष्ण के प्रेम लीलाओं का जो वर्णन किया है वह शारीरिक नहीं, वह शारीरिक नहीं, क्या है, मानसिक है। ठीक, कह रहे हैं कि सूरदास जी ने राधा और कृष्ण के प्रेम लीलाओं का जो वर्णन किया है वह शारीरिक नहीं, मानसिक है। उसमें अध्यात्म और भक्ति की झलक दिखाई पड़ती है, उसमें अध्यात्म और भक्ति की झलक दिखाई पड़ती है। व्यक्ति की, देखिए सूरदास जी का जो व्यक्तित्व है उसको भी थोड़ा सा ऐड कर लेंगे उसमें भाव पक्ष में। क्या है कि व्यक्ति की दृष्टि से सूर्य के 3 रूप हमारे समक्ष आते हैं। एक क्या है, भक्त, प्रेमी गायक तथा कवि। ठीक, व्यक्ति की दृष्टि से सूर्य के 3 रूप हमारे समक्ष आते हैं, भक्त, प्रेमी गायक तथा कवि। ठीक, तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, सूरदास जी का जीवन परिचय समाप्त हुआ। तो जिस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है उसको मैंने बताया, और एग्जाम में लिखना कैसे है उसके बारे में हमने चर्चा किया। अब इसकी नोट्स आप स्वयं से तैयार करेंगे। ठीक, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तुलसीदास जी का जीवन परिचय के साथ। ठीक, तब तक आप लोग इसको कंप्लीट करें।